तो हेलो, कैसे हो सभी लोग? तो यार मैंने देख लिया द रैम्पार्ट्स ऑफ आइस एंड इसे देख के जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो चलो आओ उसके बारे में बात कर लेते हैं। द रैम्पार्ट्स ऑफ आइस हमें देखने को मिला है स्टूडियो काई की तरफ से। तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की तरफ से आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे की ओपनिंग अच्छी थी, मैं उसे ख़राब भी नहीं बोलूँगा। और जो ओपनिंग सॉन्ग था वो सच में मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि मुझे बहुत कम ओपनिंग सॉन्ग्स पसंद आते हैं, लेकिन ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग बन गया है अभी क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड ये थोड़ा-सा मीनिंगफुल भी था एंड बहुत स्मूथ भी था, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। एंडिंग सॉन्ग की बात करूँ तो एंडिंग सॉन्ग मुझे उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो मैं उसे एवरेज कैटेगरी में डालूँगा क्योंकि उतना कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये एक अच्छा एंडिंग सॉन्ग है। इसमें कॉमेडी अच्छी थी, मतलब अगर तुम्हें एक ठीक-ठाक कॉमेडी एनिमे देखना है तो हाँ, इसमें कॉमेडी तो है, थोड़ी बहुत है बट है। और इसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, उन्हें मैं बाद में बताऊँगा। मैं पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद हम करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स पे बात। कैरेक्टर बिल्डिंग मुझे अच्छी लगी बट उसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उनके बारे में बाद में बात करते हैं। एनिमेशन भी अच्छा था, एवरेज ही कैटेगरी में एनिमेशन भी आता है। इतना कुछ हाईली एनिमेशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस एनिमे से, बट देखने के लिए ठीक था। तो उसके बाद आती है स्टोरी, जो कि किसी भी एनीमे की सोल होती है। इसका स्टोरी पिकअप अच्छा था बट मैं इसे बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा क्योंकि जो इसका स्टोरी पिकअप था वो सिमिलर था बहुत सारे एनिमेज से। तो यार मुझे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे भी हुई कि मुझे लगा कि मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, बट फिर वही बात आ जाती है कि 90% ऑफ द एनिमेज सिर्फ एक ही क्राइटेरिया में घूमते हैं, सिर्फ एक ही राउंड में घूमते हैं। तो ये भी उन्हीं 90% एनिमेज में से आता है। तो इतने ही थे इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स। हाँ, ये एनीमे डिसअपॉइंटिंग क्यों है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो यार इसके जो नेगेटिव्स हैं उसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो स्पॉयलर्स अहेड। तो जो स्टोरी की मेन कैरेक्टर है कोयूकी, उसका अपने मिडिल स्कूल में एक बहुत ही रफ पास्ट होता है। मतलब तो उसकी जो लाइफ थी मिडिल स्कूल में, अभी वो हाई स्कूल में है, तो मिडिल स्कूल में उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उससे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो आप एनीमे में देखोगे। तो उसी को लेके स्टोरी है कि कैसे वो अपने उस पास से आगे बढ़ रही है अपने हाई स्कूल में और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, जो कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन ऐसे पे बहुत सारे एनिमेज़ हैं जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, इस एनीमे में आपको इतने सारे फ्लैशबैक देखने को मिलेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अनॉय होने लग जाओगे। लिटरली अगर आपको स्टोरी में इतने सारे फ्लैशबैक दिखाने थे तो स्टोरी पास्ट में ही बना दे, करंट में बनानी क्यों है? उसी का पास्ट दिखाते एंड एनीमे ख़त्म कर देते। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत बुरी लगी इस एनीमे में। मैं इसको सच में ही बेकार बोलूँगा क्योंकि इतने सारे फ्लैशबैक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले एपिसोड में फ्लैशबैक मुझे अच्छा लगा, दूसरे एपिसोड में भी अच्छा लगा, लेकिन तीसरे एपिसोड से जब वो फ्लैशबैक रिपीटेड होने लग गए, सो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा मुझे। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे सबके अलग-अलग ओपिनियंस होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इन फ्लैशबैक की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये पहले एपिसोड में ही उसका फ्लैशबैक दिखा के ख़त्म कर दिया होता, तो बाकी पूरे एनीमे में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका जो अगला नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि स्टोरी कुछ ही एपिसोड्स के बाद प्रेडिक्टेबल होने लग जाती है। मतलब आप अगर 2-3 एपिसोड देख लोगे, आप ईज़िली प्रेडिक्ट कर लोगे कि स्टोरी में होने क्या वाला है, पूरा एंडिंग तक का। तो ये चीज़ मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार स्टोरी में हुक होना चाहिए, अगर स्टोरी में हुक ही नहीं है, स्टोरी पूरी प्रेडिक्टेबल है, तो क्या फ़ायदा हमारा टाइम वेस्ट करने का। एंड इन्होंने इस एनीमे को इतना ज़्यादा अननेसेसरीली स्ट्रेच करा है, मैं बता भी नहीं सकता। ये एनीमे पूरा 14 एपिसोड्स का है एंड अगर इन 14 एपिसोड्स में थे, अगर आप 5 या 6 एपिसोड हटा भी दोगे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एनीमे इतना ज़्यादा स्ट्रेच करा हुआ है। रोमांस कॉमेडी एनिमेस अच्छे होते हैं, मुझे भी पता है, मैं भी देखता हूँ, बट बहुत सारी जगह जो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो चीज़ को आप फोर्स करोगे, उन सीन्स को आप ज़बरदस्ती उस एनिमे में फोर्स करोगे, उस एपिसोड में फोर्स करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बीच में जो टेंशन है उसके बारे में। तो मैंने इतने सारे रोमांस कॉमेडी एनिमेस देख रखे हैं आज तक एंड मुझे पर्सनली वो एनिमेस ज़्यादा पसंद आते हैं जो कैरेक्टर्स के बीच में टेंशन को अच्छे से क्रिएट करें, अच्छे से प्ले ऑफ करें। बट इसमें ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था।
इसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं डिसअपॉइंटिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 14 एपिसोड्स देखे इस होप में कि ये एक बहुत अच्छा एनीमे होगा, बट 14 के 14 एपिसोड्स में मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली है और मैं उन सभी को बता रहा हूँ। तो इस एनीमे में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बहुत बेकार सीन्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी पूरे एनीमे में, एंड फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती उस एनीमे में डाला गया है। ये क्यों किया गया है, ये कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है या क्या किया गया है मुझे नहीं पता, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये चीज़। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी क्योंकि स्टोरी की जो मेन सोल है, आपने उसके साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं इसमें कि स्टोरी इंजॉयबल लगती ही नहीं है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि 14 एपिसोड्स की ज़रूरत क्यों थी इस एनीमे में, और इतना ज़्यादा इस एनीमे को स्ट्रेच करने की ज़रूरत क्या थी जब आप अपने कैरेक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दे पाए। तो यार इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, कोयुकी, मिनाटो, योटा एंड मिकी। तो इनका 2-2 का पेयर है, जैसा कि हर रोमांस कॉमेडी एनीमे में होता ही है। एक मेन कपल होता है एंड एक साइड कपल होता है, जो कि ऑब्वियस है किसी भी एनीमे में, ये बहुत प्रेडिक्टेबल चीज़ है। तो इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जो साइड कैरेक्टर है, वो जो मेन कैरेक्टर कोयुकी है, यानी योटा एंड कोयुकी, उनके बीच में डायनामिक दिखाने की कोशिश करी है। एंड इससे उन्होंने जो मिनाटो को जेलस दिखाने का, मिनाटो को अपसेट दिखाने का जो ट्राई करा है, वो सच में बहुत बेकार था। क्योंकि अगर वो सीन्स बहुत अच्छे से लिखे जाते, अगर बहुत अच्छे से प्ले ऑफ किया जाता तो बहुत अच्छा लगता। मुझे डायरेक्टर मानक्यू से ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इस एनीमे को इतना ज़्यादा बेकार बनाएंगे, क्योंकि यार उन्होंने इससे पहले भी एक एनीमे बना रखा है जो कि मुझे पसंद है। मतलब बहुत सारे एनीमे इसमें काम करा है उन्होंने, बट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है द आइज गाय एंड हिज कूल फीमेल कलीग, जो कि बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था। मैंने वो एनीमे देखा और मुझे बहुत पसंद आया था। तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स बनाऊँ तो मैं पूरी एक लिस्ट बना सकता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। एंड सबसे मेन चीज़, जो मेन कैरेक्टर है हमारा मिनाटो, उसी को इन्होंने स्क्रीन टाइम नहीं दिया है। उसे जितना स्क्रीन टाइम चाहिए था, एक मेन मेल लीड को जितना चाहिए होता है टाइम, उतना टाइम इन्होंने उसे नहीं दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि यार हम एनीमे देखते ही इसलिए हैं ताकि हमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कपल्स हैं, उनके बीच में अच्छा डायनामिक देखने को मिले, उनकी रिलेशनशिप के बारे में हमें थोड़ा और जानने को मिले। एंड जब ये स्टोरी को अच्छा बना सकते थे, इन्होंने एक ट्विस्ट रखने का ट्राई करा है, जो कि है एक कैरेक्टर फर्स्ट ईयर की मोमोको, जिससे मिनाटो पे क्रश है। शी इज़ ट्राइंग टू इमोशनली मैनिपुलेट कोयुकी दैट शी इज़ in love with Minato and she is doing all kind of stuff. She is trying to friendly with her. She is trying to do many things. So just so कि उसकी फीलिंग्स उसे रियलाइज हों, वो ट्विस्ट करें एंड ये उसके सामने मिनाटो को ले रहे, जो कि काम करता अगर पहले मिनाटो और कोयुकी का अच्छा डायनेमिक, अच्छा रिलेशनशिप हमें दिखाया जाता, उनके बीच में अच्छी कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती, तो ये बहुत अच्छे से काम करता। बट जब आपने पहले के सीन्स ही इतने अच्छे से नहीं लिखे हैं, पहले के सीन्स ही इतने बेकार लिखे हैं, आप अगर इतना अच्छा ट्विस्ट भी लेके आओगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने मेन कैरेक्टर को ना तो टाइम दिया है। कोयुकी को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है एंड मिनाटो को बहुत ज़्यादा कम स्क्रीन टाइम मिला है। साइड कैरेक्टर योटा को मिनाटो से ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। आर यू सीरियस? अगर तुम्हें दिखाना था उसके और कोयुकी के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो दिखानी थी, वो आप दिखाओ, स्लोली दिखाओ, क्योंकि स्लो बर्न एनीमे है तो स्लोली दिखाओ, कोई बात नहीं। बट उनके बीच में जो आपने जो फ्रेंडशिप है वो इतनी रश करी है कि वो साथ में घूम रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं, उन दोनों की लाइफ एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और इसमें बहुत सारी ऐसी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप बात नहीं करूँगा। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जितने भी इम्पेशेंट लोग हैं, जिन्हें स्लो बर्न एनिमेज नहीं पसंद, ये आपके लिए क्लियर नो है, आप इस एनिमे को मत देखना। क्योंकि पहले तो ये स्लो बर्न एनिमे ठीक था, बट इन्होंने इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच करा है कि आप लिटरली इरिटेट हो जाओगे बाद में। तो आई डोंट वांट कि आप अपना टाइम ऐसी चीज़ पे वेस्ट करो जिस पे आपका पेशेंस और टाइम दोनों वेस्ट होता है। दूसरा, जिन लोगों को एक अच्छी स्टोरी चाहिए, जिनको अपना टाइम इसी चीज़ पे देना है जो कि बहुत अच्छी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये एनीमे आपके लिए भी नहीं है। क्योंकि 14 एपिसोड देखने के बाद भी आप इस एनीमे से सैटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि ये एनीमे में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको एक
अच्छा एंटरटेनमेंट दे सके। क्योंकि इसकी एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैं अभी लास्ट में बताऊँगा, तो उसके लिए वेट करो। तो जितने भी कैजुअल व्यूअर्स हैं जिन्हें सिर्फ़ एनिमे देखने से मतलब है, वो आपको मैं एनिमे रिकमेंड करूँगा, जाओ देखो, क्योंकि आपके पास अगर बहुत टाइम है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ख़राब तो है एनीमे, लेकिन अगर आपको टाइम स्पेंड करना है किसी चीज़ पे कि हाँ, चलो देखा है, अच्छा है, तो आप इसे देख सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। इसकी सारी डिटेल्स एनीमे की आपको नीचे मिल जाएँगी डिस्क्रिप्शन में, एंड ये नेटफ्लिक्स पे है, तो आप वहाँ पे जाके इसे आराम से देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इस एनीमे के सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट पे, जो कि थी इसकी एंडिंग। लिटरली मैंने 14 एपिसोड्स देखे हैं इस एनीमे के। ये पहले सीज़न में 14 एपिसोड्स थे एंड मैंने 14 के 14 एपिसोड देखे थे। इतनी सारी चीज़ें थी इसमें डिसअपॉइंटिंग, मैंने उन सबको इग्नोर करा सिर्फ़ एक चीज़ के लिए कि इसकी जो एंडिंग होगी वो मुझे सैटिस्फाई करेगी, एक सैटिस्फाइंग, एक एन्जॉयबल एंडिंग होगी। बट नहीं, एनीमे की एंडिंग इतनी बुरी है, इतनी ज़्यादा एवरेज है एंड इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि फॉर अ सेकंड मैं सोच रहा था कि मैंने अपना टाइम वेस्ट ही क्यों करा इस एनीमे को देखने में। मैंने 14 एपिसोड्स वेट करा, इतनी सारी डिसअपॉइंटिंग चीज़ों को इग्नोर करा, एंड फिर भी मैं सोच रहा था कि एंडिंग में आते-आते हमें एक बहुत अच्छा पे ऑफ देखने को मिलेगा। इतना जो इन्होंने हमारे दिमाग का कबाड़ा करा है, अगर एंडिंग अच्छी होती तो आई वुड से कि चलो जैसा भी था एनीमे अच्छा था। क्योंकि मैं मेनली स्टार्टिंग और एंडिंग देखता हूँ कि एंडिंग कैसी है। अगर एंडिंग अच्छी है तो मीन्स कि हमने कुछ अच्छा देखा है, भले ही वो अच्छा हो ना, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं दोबारा बोलता हूँ कि अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप कैजुअल व्यूअर्स हो एंड आप पेशेंट लोग हो, तो आप जाओ देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इम्पेशेंट हो, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपको एक अच्छी स्टोरी और एक अच्छा प्लेबैक चाहिए तो आप इसे मत देखना। मैंने देख ली क्योंकि आपको ना देखनी पड़े। सो यही था आज की वीडियो में। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं पोल डालूँगा, देन यू सजेस्ट मी कि मैं नेक्स्ट कौन से एनिमे का रिव्यू करूँ। तो यही था आज के रिव्यू में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।